कुलधरा का श्राप, काली रात की दास्तान। पहला हिस्सा, अनसुनी आहटें। राहुल अपनी पुरानी जीप में राजस्थान के तपते रेगिस्तान को पार कर रहा था। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। राहुल एक शौकिया खोजकर्ता और लेखक था जिसे पुरानी जगहों और लोक कथाओं का बहुत शौक था। उसका अगला ठिकाना था कुलधरा, वह रहस्यमयी गांव जिसे भूतों का गांव कहा जाता था। साहब, रात होने वाली है। क्या आप सचमुच वहां जाना चाहते हैं? गाइड ने डरते हुए पूछा, जिसने राहुल को गांव के रास्ते तक छोड़ा था। राहुल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे वही कहानियां तो सुननी हैं जो ये दीवारें सदियों से छिपाए बैठी हैं। गाइड ने सिर हिलाया और चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखना साहब, यहाँ की हवाओं में सिर्फ रेत नहीं बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों का दर्द और अभिशप्त आत्माओं का गुस्सा भी बहता है। आज तक कोई यहाँ रात बिताकर सही सलामत वापस नहीं आया है। राहुल ने उसे विदा किया और गांव के मुख्य द्वार के अंदर जीप घुसा दी। खंडहर बन चुके घरों की कतारें उसे एक भयानक मौन के साथ देख रही थीं। हवा चलते ही पुराने दरवाजों की चूं-चूं और रेत के उड़ने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। दूसरा हिस्सा, अतीत की गूंज। राहुल ने एक टूटे हुए हवेलीनुमा घर में अपना डेरा डाला। उसने टार्च जलाई और चारों तरफ देखा। धूल से भरी अलमारियां और टूटे हुए बर्तन बयां कर रहे थे कि लोग कितनी जल्दी में यहां से गए होंगे। उसने पुरानी पोथियों और डायरियों का अध्ययन किया था जिससे उसे कुलधरा के काले इतिहास का पता चला था। सदियों पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था, लेकिन जैसलमेर के दीवान जालिम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वह उससे शादी करना चाहता था और उसने गांव वालों को एक रात का अल्टीमेटम दिया था, या तो बेटी दो या पूरा गांव तबाह कर दिया जाएगा। ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी और मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था। उस भयानक रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपनी सालों की मेहनत, घर और संपत्ति छोड़कर रातों-रात गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस जमीन को अभिशाप दिया, जो कोई भी इस गांव में रात बिताने की कोशिश करेगा वह कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। यह जमीन हमेशा के लिए बंजर और वीरान हो जाएगी। तीसरा हिस्सा, काली रात का पर्दा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, राहुल के मन में डर का संचार होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। टार्च की रोशनी भी जैसे धुंधली पड़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। उसने चारों तरफ टार्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। एक मधुर लेकिन दुख भरी आवाज हवा में तैरने लगी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आवाज के पीछे पीछे गया। वह उसे गांव के पुराने मंदिर की तरफ ले गई। मंदिर के खंडहर में उसे एक धुंधली परछाई दिखी। वह एक महिला की थी जो राजस्थानी पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से असीम पीड़ा झलक रही थी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? परछाई कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। उसकी रोने की आवाज में सदियों का दर्द छिपा था। अचानक वह परछाई राहुल की तरफ मुड़ी और उसका चेहरा साफ हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा भयानक रूप से झुलसा हुआ था। चौथा हिस्सा, रूहानी तांडव। राहुल चिल्लाया और पीछे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा गांव बदल गया था। खंडहर बन चुके घर अब रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग इधर-उधर घूम रहे थे, जैसे कि गांव फिर से जीवित हो गया हो। लेकिन ये लोग सामान्य नहीं थे। उनकी काया धुंधली थी और वे हवा में तैर रहे थे।
राहुल ने देखा कि मुखिया की बेटी को दीवान के सिपाही घसीट कर ले जा रहे थे। गांव वाले असहाय होकर देख रहे थे। तभी मुखिया की आत्मा सामने आई। वह चिल्लाया, तुमने हमारे अभिशाप को चुनौती दी है। अब तुम्हें भी हमारे साथ इसी अंधेरे में भटकना होगा। अचानक राहुल को चारों तरफ से आत्माओं ने घेर लिया। उनकी ठंडी उंगलियां राहुल के शरीर को छूने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जान निकल रही है। पांचवा हिस्सा, भोर की किरण या अंत। राहुल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, आत्माएं चीखने लगीं। रोशनी धुंधली पड़ने लगी और गांव फिर से खंडहरों में बदल गया। वह भागकर अपनी जीप के पास पहुंचा और उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन जीप शुरू नहीं हुई। वह घबरा गया। तभी उसे पूर्व में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। जैसे ही सूरज की रोशनी गांव पर पड़ी, सारी भयानक आवाजें और परछाइयां गायब हो गईं। राहुल ने राहत की सांस ली। वह जैसे जैसे गांव से बाहर निकल रहा था, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह कभी नहीं जान पाया कि वह रात सच थी या कोई भयानक सपना, लेकिन कुलधरा का वह अनुभव उसे उम्र भर डराता रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए। कुलधरा आज भी अपने अभिशाप के साथ जी रहा है। शहर वापस आकर भी राहुल की रातें काली हो गई थीं। उसे हर वक्त महसूस होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे आईने में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई देती। उसे समझ आ गया कि वह कुलधरा से अकेला वापस नहीं आया है। एक रात उसने सपने में देखा कि वही लड़की हाथ फैलाए खड़ी है और कह रही है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारी रूह भी इसी मिट्टी में तड़पेगी। राहुल पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसने फैसला किया कि उसे यह खेल खत्म करने के लिए वापस वहीं जाना होगा। राहुल फिर से उसी वीरान गांव कुलधरा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। इस बार चांद आधा था और हवा में एक अजीब सी सिसकारी थी। वह सीधे उस हवेली की ओर बढ़ा जहां उसे वह पुरानी चिट्ठी मिली थी। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, पीछे से भारी पत्थर गिरने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रास्ता बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें अब और भी करीब आती महसूस हो रही थीं। अचानक हवेली के फर्श से रेत निकलने लगी और एक इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगी। यह वही दीवान जालिम सिंह की काली रूह थी। उसकी दहाड़ से पूरी हवेली हिल उठी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथ लाया हुआ गंगाजल निकाला और उस पर छिड़कना शुरू किया, लेकिन रूह और भी ताकतवर हो गई। उसने राहुल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। राहुल की सांसें रुकने लगी थीं। तभी मंदिर की तरफ से वही मधुर लेकिन दर्दभरी आवाज आई। वह मुखिया की बेटी की रूह थी। उसने दीवान की रूह पर वार किया। दोनों रूहों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। लड़की ने चिल्लाकर कहा, राहुल, हवेली के नीचे जो संदूक है उसे नष्ट करो। हमारी आजादी उसी में कैद है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श खोदा और एक लकड़ी का पुराना संदूक निकाला। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से खून जैसा लाल धुआं निकलने लगा। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी और गंगाजल से उस संदूक को जला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सारी रूहें सफेद धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गईं। दीवान का साया भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। जब राहुल ने अपनी आंखें खोलीं, तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांत था। अब वहां कोई डर नहीं था। राहुल अपनी जीप की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसके दिल में सुकून था।
कुलधरा का वह काला साया अब खत्म हो चुका था।